तो जय हिंद प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सिविक्स का चैप्टर 1 है क्लास 10th में लोकतंत्र की सत्ता के साझेदारी, जिसका सुपर बोर्ड नोट्स को स्टार्ट कर दिया था। सुपर बोर्ड नोट्स में हम लोगों ने पार्ट 1 को देख लिया था। पार्ट 1 में हम लोग टोटल 6 प्रश्न को देखा था। 6 प्रश्न को A to Z अच्छी तरीके से समझे थे। हमने आपको इस तरह से समझाया था, आपको याद होगा कि इस तरह से समझाया था जिससे आप आंसर खुद से लिखे, बिना आंसर पढ़े, बिना आंसर याद करे, रट्टा बिना मारे, समझ के खुद से आंसर कैसे लिखे मैंने आपको बताया था। ठीक, तो आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग छठा से आगे के प्रश्न को देखेंगे। ठीक, तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को अपने एक मित्र के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक, मेरा एक बात मानिए, बस अपने एक मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको चाहते हैं कि हर वीडियो का पार्ट 2 है, जैसे पार्ट 3 पार्ट 4 हर वीडियो हर चैप्टर का, जैसे सिविक्स का है उसी प्रकार से हर चैप्टर का आपके पास मिले, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये सब क्या आपकी मर्ज़ी से, लेकिन आप मेरा एक काम कीजिएगा, बस इस वीडियो को अपने एक मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, एक मित्र या एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो देखिए हम लोगों ने सामाजिक विभाजन को देख लिया था, आर्थिक अपराधी सबको हमने आपको समझा दिया था कि कैसे लिखना है। खुद से बिना रट्टा मारे, इसको बिना रट्टा मारे समझा दिया था कैसे समझ के लिखना है। ठीक, हम लोगों ने दल बदल कानून तक देख लिया था। ठीक, आज हम लोग इसके आगे देखेंगे, जिसका नाम है गुप्त मतदान क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक, तो गुप्त मतदान क्या है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर पार्ट 1 को देख लीजिए। पिन कमेंट में हम लोग पार्ट 1 का लिंक दे देंगे, आप पार्ट 1 को सबसे पहले जाकर देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 में आइएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आप बाद में आइएगा, पहले आपको पार्ट 1 का देखना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें हम लोगों ने बताया है सुपर बोर्ड नोट्स के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो फिर भी आप जल्दी में बता देते हैं कि सुपर बोर्ड नोट्स का मतलब है कि 2014 से लेकर के 2014 से 24 तक के जितना भी पूछा गया है बिहार बोर्ड द्वारा प्रश्न, प्रीवियस ईयर में 10 साल तक जितना भी चैप्टर 1 सिविक्स चैप्टर 1 से जितना भी पूछा गया है ना प्रश्न, उन सभी प्रश्न को हम लोग देखते हैं तथा 2019 से लेकर के 2019 से 2024 तक का जितना भी मॉडल पेपर था ना, 5 साल का मॉडल पेपर, 10 साल का क्वेश्चन बैंक का टोटल सॉल्व करते हैं। टोटल उस सभी में से जितना भी प्रश्न बनता है ना, उस चैप्टर से जिस चैप्टर को करा रहे हैं उस सभी प्रश्न को ले आते हैं। और क्योंकि सभी बोर्ड मॉडल प्रश्न होता है, इसके अलावा क्योंकि बिहार बोर्ड बार बार क्या करता है, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है, 5 साल 6 साल 1 साल 2 साल पर रिपीट करता है, इसलिए हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ऐसे आपको क्या बेनिफिट होगा ना कि हम आपको 100% नहीं 1000% गारंटी देते हैं कि इसी में से परीक्षा में प्रश्न आएगा, इसी में से आएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। A to Z कंप्लीट कर लेंगे ना तो इस चैप्टर से एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न है। ये हम आपको 1000% गारंटी देते हैं कि एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। यह मेरा आपसे गारंटी है, क्योंकि मैंने इसे आजमाया था, अब मेरा एक भी प्रश्न नहीं छूटा था। मैंने भी ऐसे ही किया था, पूरा A to Z पूरा क्वेश्चन में क्या सॉल्व कर लिए थे, इससे एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। ठीक, तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक, तो आप जान गए नोट्स के बारे में, सुपर बोर्ड नोट्स के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गुप्त मतदान क्या है। इसे समझना है गुप्त मतदान क्या है। तो हम गुप्त मतदान का आंसर होगा कि गुप्त मतदान का मतलब कि कोई व्यक्ति मतदाता वोट किसी को दिया है या केवल उसी को पता रहना चाहिए, किसी और व्यक्ति को पता नहीं रहना चाहिए। ये क्या हुई, तो हमारा डिफिनेशन हो गया। आप इसको मत याद कीजिए, इसको मत रटा मारिए, बस इसको समझ जाइए एक बार। पहले क्वेश्चन आप समझिए, उसके बाद खुद से आंसर लिखिए। क्वेश्चन समझिए, हम चाहते हैं ना कि आप क्वेश्चन देख के खुद से आंसर लिखे। आपको आंसर ना पता हो ना, फिर भी आप एकदम सही आंसर निकले आपसे, आपके मुंह से एकदम सही आंसर लिखे। तो पहले उसके लिए पहले SST में क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुप्त मतदान क्या है। तो सोचिए गुप्त मतदान क्या है, तो गुप्त मतदान क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अरे देखिए गुप्त मतलब क्या होता है, गुप्त मतलब कि जिसके बारे में किसी को जानकारी ना हो, गुप्त बातें। गुप्त मतलब कि किसी की जानकारी ना हो, केवल आपको जानकारी हो, उसे कहते हैं गुप्त। अब मतदान मतलब क्या होता है, वोट देना, वोट देना। मतदान मतलब वोट देना। ठीक, याद रखिएगा, मतदान मतलब वोट देना। तो गुप्त मतदान क्या हो जाएगा, ऐसा वोट दें जो किसी और को जानकारी ना हो, केवल मुझे जानकारी हो। यानी कि आप किसको वोट दिए ये केवल आपको जानने का हक है और किसी और को जानने का हक नहीं है। गुप्त, आप इस बात को गुप्त रखिएगा, इसे कहते हैं गुप्त मतदान। समझ गए, गुप्त मतदान क्या है। आप कोई व्यक्ति किस पार्टी को, किस चुनाव चिन्ह को, किस प्रतिनिधि को वोट दिया है, यह बात गुप्त रहता है। यह बात सिर्फ उसे ही पता रहता है, उस मतदाता को ही पता रहता है, उसके अलावा किसी और को नहीं पता होता है। इसी को कहते हैं गुप्त मतदान। ठीक, तो इसी का आंसर लिख दिए हैं SST के भाषा में कि गुप्त मतदान का मतलब कि कोई भी मतदाता यानी कोई भी व्यक्ति अपना वोट किसको दिया है यह केवल उस मतदाता को ही पता होगा। कोई और भी व्यक्ति उसे
किसने वोट दिया है यह फोर्स नहीं कर सकता कि उसे पता चले। मतलब कि जैसे मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति ने वोट दिया, आप जाके उनसे पूछ रहे हैं ना कि बताइए किसको दिए, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो क्या यही है गुप्त मतदान, यानी कि वो सिर्फ वो गुप्त बात को रख सकता है, उस बात को आप गुप्त रखना होता है कि आप किसको वोट दिए। ठीक, आप चाहते हैं तो आप गुप्त रख सकते हैं। ठीक, कोई भी आपसे फोर्सफुली नहीं पूछ सकता है, कोई भी आपके साथ जाके ईवीएम मशीन तक नहीं जाके देख सकता है कि आप किसको वोट दिए। ठीक, इसी को कहते हैं गुप्त मतदान। मतलब देश में कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी को वोट देता है, यह बात गुप्त रहती है, यह बात केवल उसी ही पता रहता है, इसे कहते हैं गुप्त मतदान। ठीक, क्योंकि मतदान किसको दिया यह गुप्त रहता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे गुप्त मतदान क्या है। इसी से ही समझ जाइए क्वेश्चन से ही कि गुप्त मतलब होता है गुप्त चीज़ें जिसके बारे में केवल हमें पता हो। मतदान मतलब वोट देना, यानी कि किसको हम वोट दिए केवल हमें पता हो, किसी और को नहीं पता, उसे गुप्त मतदान कहते हैं। अगला प्रश्न, लैंगिक विभेद क्या है। तो लैंगिक विभेद, इसे समझने के लिए इसका आंसर लिख देंगे कि लड़का लड़की में जो विभेद किया जाता है उसे लैंगिक विभेद कहते हैं। लेकिन क्या आपको पहले इसको हम याद नहीं करना है, हम लिख दिए परिभाषा, आपको याद नहीं कीजिए, आप क्वेश्चन को समझिए, आप खुद से आंसर लिखिए। क्वेश्चन को समझ के आप खुद से आंसर लिख दीजिए, तो हमारा अथी हुआ ना, ये हमारा शब्द में हुआ ना कि हम कैसे लिखेंगे आंसर। लेकिन आपको तो अपने शब्द में आंसर लिखा रहता है, क्योंकि परीक्षा में साफ साफ लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में आंसर दें। और एसएसटी का मतलब ही होता है ना कि अपने शब्दों में आंसर दें, अब पूरा वातावरण आसपास की चीज़ों समझें और खुद से आंसर दें। ठीक, किताबी आंसर नहीं लिखना है। तो कह रहा है लैंगिक विभेद क्या है, तो खुद से सोचिए। लैंगिक मतलब होता है लिंग, लैंगिक मतलब लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब विभेद मतलब भेदभाव, यानी कि जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बीच लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है उसे लैंगिक विभेद कहते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, वैसा विभेद जो लिंग के आधार पर स्त्री तथा पुरुष के बीच किया जाता है उसे लैंगिक विभेद कहते हैं। बस समाप्त, बस हो गया। लैंगिक विभेद समझ गए कि वैसा भेदभाव जो पुरुष तथा स्त्री के बीच जो भेदभाव किया जाता है उसे लैंगिक विभेद कहते हैं, या पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बीच जो भेदभाव किया जाता है उसे लैंगिक विभेद कहते हैं। ठीक, इसका आंसर लिख देंगे। एसएसटी का भाषा में बढ़िया से किसी लिखेंगे, किसी के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव करना लैंगिक विभेद कहलाता है। अर्थात लड़का लड़की यानी पुरुष महिला में जो समाज द्वारा भेदभाव किया जाता है उसी को लैंगिक विभेद कहते हैं। ठीक, और कई घरों में भी लैंगिक विभेद पहले देखा जाता था। पहले लोग लड़कों को पढ़ा देते थे पर लड़कियों को नहीं पढ़ाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लैंगिक विभेद धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। ठीक, तो लिखना है कि सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। तो आप ही सोचिए ना, सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हो सकता है। पहले तो समझना वो सत्ता में साझेदारी क्या है। तो सत्ता में साझेदारी मतलब सत्ता मतलब पावर, साझेदारी मतलब बंटवारा, शेयर करना सभी लोगों के पास, यानी कि पावर को सभी लोगों के पास शेयर कर देना क्या होता है, सत्ता में साझेदारी। यानी कि पावर केवल आपके पास नहीं, सभी लोगों के पास समान पावर होता है, समान सत्ता में हिस्सेदारी होता है। तो इसको क्या क्या हो सकता है अलग अलग तरीके। तो देखिए, पहला हो जाएगा विभिन्न जातीय तथा समुदाय के लोगों के बीच सत्ता में हिस्सेदारी, यानी कि विभिन्न जाति तथा समुदाय के लोग केंद्र में सरकार में खड़े होते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, चुनाव लड़ते हैं। हर जाति के हर समुदाय के लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, केंद्र सरकार में जाते हैं, राज्य सरकार में जाते हैं। ठीक, दूसरा हो गया संविधान द्वारा हमें किसी गलत कामों के खिलाफ आंदोलन कर सत्ता में हिस्सेदारी देना है। मतलब कि कोई सरकार यदि गलत कानून बना रही है तो हम आंदोलन करके उस कानून में हेर फेर करवा सकते हैं सरकार से, यानी कि इनडायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से हम उसमें क्या करें, हिस्सेदारी हो रहे हैं। ठीक, तीसरा लिख देंगे कि व्यापारी, उद्योगपति, किसान, मजदूर जैसे संगठित हित समूह सरकार जो संगठित हित समूह होते हैं सरकार के विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व कर सत्ता में भागीदारी लेते हैं। मतलब कि जितना भी हो गया ना, लोगों का समूह, एक संगठन, लोगों का एक संगठन जिसमें हर प्रकार के लोग समूह, गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, उद्योगपति, व्यापारी, सभी लोग मिल के एक संगठन बनाते हैं। और संगठन बनाकर सरकार से अपनी मांगें रखते हैं, सरकार के सामने अपनी मांगें रखते हैं, और अपने हित के बारे में, हित में अपने सुधार के मांगें रखते हैं, अपने हित के बारे में मांग रखते हैं सरकार से। तो इससे क्या होता है, इनडायरेक्टली सरकार को उनका बात मानना पड़ता है, क्योंकि वो समूह में होते हैं। तो इनडायरेक्टली क्या हो, सत्ता में उनका साझेदारी हो रहा है, यानी कि सत्ता में उनका मन से काम हो रहा है, यानी कि उनका भी काम हो रहा है, वो जो चाहते हैं उनके पास भी सत्ता का पावर है। ठीक, चौथा हो जाएगा अपने हितों के लिए सरकार
पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालकर उनके फैसलों को प्रभावित करना सत्ता में साझेदारी कहलाता है। यानी कि ये लोग क्या करते हैं ना, जितना भी आम जनता होते हैं आंदोलन पर उतर जाते हैं, जितना भी होते हैं सब एक संगठन बनाते हैं, संगठन बना के अपने हितों के लिए, अपने गांव के हित में, अपने शहर के हित के लिए सरकार पर क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालकर उन्हें फैसला, उनके जो फैसला होता है हमारे अहित में होता है उसे बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं। जो उनके हित में फैसला होता है उनको सुनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ठीक, तो क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी निभाते हैं सत्ता में। ठीक, इसी प्रकार से 2-4 गुण लिख दीजिएगा कि सत्ता में साझेदारी किस किस प्रकार से लोग कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से इसको पढ़ लीजिएगा, इसको बढ़िया से एकदम समझ जाइए कि सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं। ये तो मेरा आंसर हुआ ना, आप इसे छोड़ के आप अपने मन का भी आंसर लिख सकते हैं। ये मेरा हुआ, मतलब ये लिखा सही है, लेकिन आप इसको छोड़ के अपने मन का भी आंसर लिख सकते हैं जो आपको लगता होगा कि सत्ता में हिस्सेदारी कैसे कैसे कर सकते हैं लोग। ठीक, आप इसे भी लिख सकते हैं। और देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है, तो देखिए लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन होता है। क्वेश्चन को ही समझिए पहले, क्या है लोकतंत्र, ये मेरा परिभाषा आप मत याद कीजिए, आप खुद से आंसर लिखिएगा। लोकतंत्र, लोग मतलब जनता और तंत्र मतलब कि शासन, तंत्र मतलब शासन। तो लोकतंत्र क्या होगा, जहाँ जनता का शासन उसे लोकतंत्र कहते हैं। ठीक, तो लिखेंगे लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन हो, अर्थात जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। ठीक, यह परिभाषा किसने दिया था, तो याद रखिएगा अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, यूएस के क्या थे, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट थे, क्या नाम था उनका, अब्राहम लिंकन। ठीक, अब्राहम लिंकन याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ठीक, 10 हो गया, 11 लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। यानी कि क्वेश्चन कर रहा है लोकतंत्र को, यानी लोकतंत्र क्या है, जहाँ पे लोगों का शासन हो, सभी को समान अधिकार हो। लोकतंत्र को सफलता करनी, यानी लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। ठीक, तो आप खुद से इसका आंसर लिख सकते हैं कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए हमारे के संविधान का होना आवश्यक है। यदि कोई संविधान नहीं तो लोग अपने मन मर्जी का कार्य करेंगे, तो लोकतंत्र कभी सफल हो सकता है नहीं ना। कोई किसी का मर्डर कर देगा, कोई किसी के यहाँ चोरी कर लेगा, तो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सबसे पहले एक संविधान का होना जरूरी है। दूसरा, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सत्ता में साझेदारी होना बहुत ही जरूरी, बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। यदि सत्ता में साझेदारी नहीं होगा तो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। हमने आपको पार्ट 1 में बढ़िया समझाया था कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखता है, सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा क्यों कहा जाता है। मैंने आपको बढ़िया से समझाया था कि सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र में बहुत ही जरूरी है। जब सत्ता में साझेदारी नहीं होगा ना तो लोकतंत्र रहेगा ही नहीं, लोकतंत्र का हत्या हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्योंकि सत्ता में साझेदारी, लोकतंत्र मतलब सभी लोगों का बराबर अधिकार होता है, सभी लोगों का शासन होता है। लेकिन सत्ता में साझेदारी कहता है ना कि हाँ सभी लोगों का बराबर अधिकार, सभी लोगों का शासन होगा और सभी लोगों के पास पावर का बंटवारा होगा सत्ता में साझेदारी। लेकिन यहाँ भी सत्ता में साझेदारी नहीं होगा, सभी लोग के पास पावर नहीं होगा, तो किसी एक व्यक्ति के पास सारा पावर चला जाएगा और वो अपने मनमानी करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र असफल हो जाएगा। ठीक, तो लोकतंत्र सफलता के लिए सत्ता में साझेदारी बहुत ही जरूरी है। सत्ता में साझेदारी जैसे आपके बुक में दिया है, बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण दिया है। श्रीलंका में लोकतंत्र आया, बेल्जियम में भी लोकतंत्र आया आज़ादी मिलने के बाद। बेल्जियम का किया ना कि सत्ता में साझेदारी किया, लेकिन लोकतंत्र को निर्माण किया, फिर सत्ता में साझेदारी किया। और लेकिन जो श्रीलंका था वहाँ सत्ता में साझेदारी नहीं हो सका। वहाँ पे 2 समूह रहता है, सिहली और तमिल के बीच सत्ता में साझेदारी नहीं हो पाया, दोनों के बीच टकराव का माहौल बना रहता है। ठीक, तो इसी प्रकार से क्या श्रीलंका विकसित नहीं हो पाया, वहाँ लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया। अब बेल्जियम में लोकतंत्र सफल हो गया है। आपके बुक में बढ़िया से एग्जाम्पल देकर समझाया गया है। ठीक, अब देखिए तीसरा लिख देंगे, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए परिवारवाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकना होगा। जो परिवारवाद मतलब भाई भतीजावाद जो होता है ना, कि लोग अपने परिवार के काम को तुरंत कर देते हैं, अपने परिवार के या फिर चुनाव में अपने परिवार के कैंडिडेट को टिकट देते हैं, दूसरों को नहीं देते हैं। मतलब हर बात में अपने परिवार के लोगों को खड़ा कर देते हैं। भ्रष्टाचार मतलब पूरा घूसखोरी जितना भी हो गया, रिश्वत किस्म भ्रष्टाचारी, और आतंकवाद जो विदेशी आतंकी हमला होता है ना, इन सभी को रोकना होगा, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप अपने से भी इसका आंसर लिख सकते हैं जो आपको लगता है, या फिर आप इसे भी लिख सकते हैं, सही होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में किस तरह जातिगत असमानता जारी है। ठीक,
भारत में किस तरह जातिगत असमानता जा रही है इसे स्पष्ट करना है। तो आप इसे खुद से भी स्पष्ट कर सकते हैं। आप लोग इमेजिन कीजिए, कह रहा है ना कि भारत में किस तरह जातिगत असमानता जा रही है, यानी कि कहाँ अभी तक जातिवाद होता था, अम्बेडकर जी के साथ जातिवाद हुआ था, अभी भी ऐसे कुछ गाँव शहर हैं जहाँ पर जातिगत असमानता होती है, यानी कि लोग ऊँची जाति नीची जाति को मानते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, जाति के आधार पर वोट देते हैं, अपने जाति वाले को वोट देते हैं, विकास के आधार पर वोट नहीं देते हैं। इसी को लिखना स्पष्ट करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे कि भारत में अभी भी बहुत जगहों पर खासकर गांवों में जातिगत असमानताएं जारी है। अभी भी लोग छुआछूत, नीची जाति ऊंची जाति को मानते हैं। भारत का संविधान सभी जाति को समान अधिकार देता है, पर कुछ जगहों पर जातिगत असमानताएं जारी है। ये लोग विकास के आधार पर नहीं बल्कि अपने जाति के आधार पर वोट देते हैं। ठीक, अपने जाति के लोगों को वोट देते हैं, अपने जाति के कैंडिडेट को जिताते हैं, दूसरे लोगों को जो विकास करने वाला होता है उसे हरा देते हैं, उसे नहीं वोट देते हैं। ठीक, ये लोग विकास के आधार पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर वोट देते हैं अपने प्रतिनिधियों को चुन के। इस प्रकार अभी भारत में क्या है, जातिगत असमानता जारी है। आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, समझ गए जातिगत असमानता कैसे जारी है। भारत का संविधान कहता है सभी जाति का बराबर अधिकार है, सभी लोगों का बराबर अधिकार है, कोई भी जाति नहीं होगा। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ के लोग ऊँची जाति नीची जाति को मानते हैं, छुआछूत को मानते हैं, छुआछूत की भावना रखते हैं, जाति के आधार पर वोट देते हैं, अपने जात वाले को वोट देते हैं। ऐसा अभी भी बहुत सारा गाँव में। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। अब आज हम लोगों ने 12 क्वेश्चन देखा। ठीक, अब आगे 13 नंबर क्वेश्चन से आगे है जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, अगला पार्ट 3 हमारा आएगा, पार्ट 3। इसमें हम लोग इसके आगे का प्रश्न देखेंगे, क्योंकि हर प्रश्न को आपको बढ़िया से समझना है। और ठीक, अब देखिए वीडियो का मत जाइए, अभी जाने से पहले आप वादा कीजिए, आप कसम खाइए जाने के पहले कि आप जैसे ही मोबाइल को बंद कीजिएगा ना, इस वीडियो को देख लिए, अब मोबाइल को बंद कीजिएगा। मोबाइल को बंद करने के बाद आज जो 6 को हो गया, आज 6 प्रश्न पढ़े हैं। आज कौन कौन सा 6 प्रश्न पढ़े हैं इसको खुद से लिखने का प्रयास करना है। मतलब कि हम तो आपको समझा दिए, अब आप समझ गए हैं। आप जाइएगा, आप मोबाइल बंद कीजिएगा तो कहिएगा आज भैया को जो 6 को प्रश्न पढ़ाए। हाँ, आज पढ़ाए थे कि लोकतंत्र क्या है, भारत में जातिगत असमानता कैसे जारी है, और जितने भी आज प्रश्न लोकतंत्र को सफल कैसे बना सकते हैं, और सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या क्या हो सकते हैं। ये सभी जो 6 क्वेश्चन आज हम टोटल कराए हैं, 6 क्वेश्चन का आपको खुद से आंसर लिखना, सोचना है, या फिर आप मन में सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, क्या क्या बताए थे, क्या क्या क्वेश्चन था, आपको ज़रूर सोचना है। ठीक, ज़रूर मतलब कि इमेजिनेशन करना है, इससे आपको एकदम याद रहेगा ज़रूर। ठीक, तो आप लोग इसको ज़रूर पूरा कीजिएगा। आप कसम खाइए कि इसे आप ज़रूर पूरा कीजिएगा कि आप जैसे वीडियो पोस्ट कीजिएगा जाके 6 क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कीजिएगा। कौन कौन क्वेश्चन पढ़े हैं 6 को, 6 का आंसर खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो पार्ट 3 पार्ट 4 और भी हर चैप्टर का वीडियो आपके पास पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। लेकिन मेरा एक बात ज़रूर मानिएगा, आप इस वीडियो को अपने एक मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, आप मेरे लिए एक मित्र के पास अपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नोट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक, कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा है वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे, बेहतरीन ढंग से समझेंगे A to Z प्रश्न को। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।